टाइटल यूनिवर्स जीनोलॉग। वीर पूरे 100 पॉइंट हासिल करने के लिए पर्याप्त ड्यूक क्लास जेनोजेनिक जीन मटेरियल लेकर आया था। कुल मिलाकर वह जल्दी ही ड्यूक क्लास के 100 ड्यूक जीन पॉइंट टैली को पूरा कर लिया। और जैसे ही ऐसा हुआ उसके दिमाग में एक घोषणा सुनाई दी। जेडस्किन बैटल बॉडी अपने जीनोलॉग की रिलीज के लिए आवश्यक मानक तक पहुंच गई है। जीनोलॉग खोले। म्यूटेंट ब्लड बैटल बॉडी अपने जीनोलॉग की रिलीज के लिए आवश्यक मानक तक पहुंच गई है। जीनोलॉग खोले। वीर के दिमाग में दो घोषणाएं एक के बाद एक घूमती रहीं। वह आश्चर्य से झटका खा गया क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वीर का दिल उछल पड़ा। तभी अचानक जेडस्किन अपने आप सक्रिय हो गया और फिर उसका पूरा शरीर जैक की तरह हो गया। उसके जीन के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन फ्लिप हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो सीलबंद कमरे की सभी खिड़कियां खुल गई हों ताकि बाहर की सारी हवा अंदर आ सके और उसके शरीर में भर सके। वीर में अनंत शक्ति उमड़ पड़ी। जेडस्किन बैटल बॉडी ने अपना पहला जीनोलॉग खोला है। वीर यह सुनकर हैरान था। उसने एलायंस में जीनोलॉग खोले थे, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि अपने शरीर के पुनर्निर्माण और जीनो यूनिवर्स में आने के लिए उसे उन जीनोलॉग को फिर से खोलने की आवश्यकता होगी। लेकिन यह एलायंस में जीनोलॉग खोलने की तुलना में बहुत अलग प्रक्रिया थी। अब एक जीनोलॉग खुलने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर ग्रहों से जुड़ा हुआ है। किसी ग्रह पर खड़े होकर वह उस ग्रह की शक्ति प्राप्त कर सकता था। इसने उसे एस्ट्रल बॉडी के उस वर्णन की याद दिला दी जो उसने पहले सुना था। जीनोलॉग खुलने के बाद 100 ड्यूक जीन पॉइंट गायब हो गए। जीनो पॉइंट टैली वापस शून्य पर चली गई। क्या इसका मतलब यह है कि एक जीनोलॉग खोलने में 100 ड्यूक जीन पॉइंट लगते हैं? वीर को इस बात का अफसोस हुआ कि वह अपने सभी जेनोजेनिक जीन मटेरियल अपने साथ नहीं लाया था। लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि उन्हें अपने साथ लाना वैसे भी कोई अच्छा विचार नहीं होता। उसके पास ज्यादा स्टोर करने की क्षमता नहीं थी। यदि एक जीनोलॉग खोलने के लिए 100 ड्यूक जीन पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो उसकी सभी 4 जीनो आर्ट्स के लॉक खोलने के लिए 400 ड्यूक जीन पॉइंट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा और भी जीनोलॉग हो सकते हैं जिनके बारे में वह नहीं जानता था। उसके द्वारा स्टोर किए गए जेनोजेनिक जीन वैसे भी उसके सभी जीनोलॉग को खोलने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर भी वीर बहुत खुश महसूस कर रहा था। यदि 100 ड्यूक जीन पॉइंट एक जीनोलॉग खोल सकता है, तो द स्टोरी ऑफ जीन्स को भी इसी समान नियमों का पालन करना चाहिए। एक लॉक खोलने के लिए 100 जीनो पॉइंट का उपयोग करना द स्टोरी ऑफ जीन्स के लिए बहुत सारे संसाधनों का उपभोग करने से बेहतर था ताकि कुछ भी हासिल न हो सके। लेकिन ये शर्म की बात थी कि द स्टोरी ऑफ जीन्स अभी तक ड्यूक क्लास की स्थिति तक नहीं पहुंच पाई है। वीर अभी तक अपने सिद्धांत का परीक्षण नहीं कर सकता था। चाहे मामला कुछ भी हो, मुझे और अधिक ड्यूक जेनोजेनिक जीन खोजने होंगे। वीर किंग्स गार्डन में अपना अभ्यास जारी नहीं रखना चाहता था। चीजों पर विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि उसे बाहर जाकर जेनोजेनिक्स की खोज करनी होगी। क्वीन अनुष्का बासु, मेरी प्रैक्टिस इस स्थान पर जहां तक हो सकती है हो गई है। किंग्स गार्डन में कोई खतरा नहीं है, तो आप यहाँ अभ्यास करने के लिए क्यों नहीं रुकती जबकि मैं जाऊंगा और कुछ जेनोजेनिक्स की खोज करूंगा। मैं देखूंगा कि क्या मैं कोई सफलता हासिल कर सकता हूँ। वीर द्वारा अनुष्का बासु को चुनने का यही फायदा था। यदि वह गौरव बासु का गार्ड बन गया होता तो वह केवल राजकुमार के आदेश पर कार्य कर सकता था। वह इतनी निर्भीक बात कभी नहीं कह सकता था। अनुष्का बासु ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यदि तुम जेनोजेनिक्स का शिकार करना चाहते हो तो तुम वॉरियर्स पैराडाइज जा सकते हो। वह स्थान रॉयल गार्ड्स के लिए बनाया गया था। वहाँ बहुत सारे जेनोजेनिक्स हैं और केवल रॉयल गाइस को ही प्रवेश की अनुमति है।
इसलिए वहाँ लड़ाई इतनी बुरी नहीं है। किंग्स गार्डन में हत्या की अनुमति नहीं थी, चूंकि वह जानलेवा खतरे में नहीं थी। अनुष्का बासु को वीर को वहीं रुकने के लिए मजबूर करने का कोई कारण नजर नहीं आया। यहाँ तक कि वह अकेले अभ्यास पर वापस जाने से पहले वीर को किंग्स गार्डन से बाहर ले गई। उसने प्राथमिक किंग ड्रैगन की जड़ के लिए लड़ने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसे अभ्यास करने के लिए एक कमजोर किंग ड्रैगन मिला। इस तरह कोई भी उससे लड़ने की जहमत नहीं उठाएगा। वीर सोनल, लिटिल रेड बड और ब्लड किरण को वॉरियर्स पैराडाइज में ले जाना चाहता था, लेकिन उसे बताया गया कि केवल रॉयल गार्ड ही प्रवेश कर सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि उसे खुद ही अकेले जाना पड़ा। वॉरियर्स पैराडाइज एक अलग स्पेस सिस्टम थी। ऐसे कोई ग्रह नहीं थे जो सामान्य जीवन का समर्थन करने में सक्षम हो, लेकिन कई ज़ेनोजेनिक्स अभी भी उन पर रहते थे। सामान्य लोग हवाई जहाजों पर निर्भर रहते थे, जब तक कि वे दुर्गम वातावरण में रहने के लिए पर्याप्त मजबूत न हों। हालांकि वीर के पास उसकी बड़ी सफेद व्हेल थी, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं करने वाला था। वॉरियर्स पैराडाइज सिस्टम में प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि सिस्टम पर बहुत सारे गैलेक्टिक झींगों का कब्जा था। वीर ने गैलेक्टिक झींगों का अवलोकन किया। वे अधिकतर ड्यूक क्लास के थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी। केओस सिस्टम में गैलेक्टिक झींगों के झुंडों की तुलना में उनकी संख्या लगभग दयनीय रूप से छोटी लगती थी। वीर ने जाकर गैलेक्टिक झींगों को नहीं मारा, इसके बजाय वह सीधे एक नारंगी ग्रह की ओर उड़ गया। वीर ने सिस्टम में प्रवेश करने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ शोध किया था कि वह अच्छी तरह से तैयार है। वह जानता था कि नारंगी ग्रह स्टोन और मेटल ज़ेनोजेनिक से भरा हुआ था। उनके रक्षात्मक गुण काफी प्रभावशाली थे और वे अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। हालांकि वहां किंग क्लास के ज़ेनोजेनिक्स की कमी थी। साधारण रॉयल गार्ड को उस ग्रह पर शिकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। चूंकि वीर शिकार करने के लिए लोकप्रिय ग्रहों पर जाने को तैयार नहीं था, इसलिए उसके पास चिंता करने के लिए बहुत कम चीजें थीं। लोकप्रिय शिकारगाहों में बहुत अधिक किंग क्लास के रॉयल गार्ड होंगे और वे उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे। वॉरियर्स पैराडाइज सिस्टम किंग्स गार्डन जैसा नहीं था। चूंकि केवल रॉयल गार्ड्स को ही प्रवेश की अनुमति थी, वे और भी बहुत कुछ लेकर भाग सकते थे। वीर भविष्यवाणी नहीं कर सका कि अगर उसका सामना दूसरों से हुआ तो क्या होगा, खासकर अगर वे शत्रुतापूर्ण साबित हुए। वीर प्लैनेट किंग कॉन्ग नामक एक प्लैनेट पर उतरा और जहां तक नजर जा सकती थी उसने खुद को नारंगी चट्टानों से घिरा हुआ पाया। जैसे जैसे नारंगी चट्टानें पुरानी होती गईं, वे धीरे धीरे नारंगी रेत में बदल गईं। क्योंकि पारंपरिक जीवन रूपों का समर्थन करने के लिए कोई वातावरण नहीं था, उस ग्रह पर कोई प्लांट लाइफ नहीं था, और इसका मतलब था कि ग्रह की सतह का तापमान बहुत कम था, लगभग 200 केल्विन। गुरुत्वाकर्षण भी अधिकांश ग्रहों की तुलना में कुछ गुना अधिक था। साधारण मनुष्य निश्चय ही वहां नहीं रह सकते थे, लेकिन उस तरह का माहौल ड्यूक क्लास वालों को प्रभावित नहीं करेगा। वीर ने रेगिस्तान की नारंगी रेत को छुआ और चलना शुरू कर दिया। क्योंकि ज़ेनोजेनिक्स गुफाओं में या टीलों के नीचे छिपे हुए थे, अगर वह उड़ता तो उन्हें पहचानने में वीर को परेशानी होती। इस वजह से उसने पैदल चलने का फैसला किया। प्लैनेट किंग कॉन्ग में कई ज़ेनोजेनिक्स थे। वे शायद ही कभी समूहों में काम करते थे। यही एक कारण था कि अन्य गार्ड वहां जाना पसंद नहीं करते थे। यदि किंग क्लास वाला गार्ड कई निम्न श्रेणी के ज़ेनोजेनिक जीन चाहते थे, तो ज़ेनोजेनिक्स की स्वतंत्रता के कारण उन्हें एकत्र करने में लंबा समय लगेगा। वीर तब तक चलता रहा जब तक उसने अपने चारों ओर रेत उठती हुई नहीं देखी। 3 मीटर लंबी कोई चीज अचानक रेत से निकली। जैसे ही वीर रेत से निकल रही चीज की ओर मुड़ा, उसकी आंखें बिजली की तरह चमक उठी। ये चट्टान से बना एक मानवाकार रूप था। वह उठा और तुरंत पत्थर की एक मुट्ठी वीर की ओर दे मारी।
वीर जल्दी से पीछे हट गया ताकि रॉकमैन की मुट्ठी रेत पर लगे। एलियन की मुट्ठी के चारों ओर एक छोटा शॉकवेव में रेत फैल गई। स्टोन स्पष्ट रूप से इसका एलिमेंट था, इसलिए एलियन को अपने शरीर के बाहर शक्ति डालने में कठिनाई होगी। हालांकि एलियन खुद को मजबूत करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने में काफी माहिर था, इसलिए उसकी शारीरिक शक्ति बेहद प्रभावशाली थी। जैसे ही रॉकमैन फिर से उसकी ओर झुका, वीर ने अपनी जेड स्किन बैटल बॉडी तैनात कर दी। फिर उसने रॉकमैन से मिलने के लिए एक मुक्का मारा। टेंग! वीर की जेड मुट्ठी रॉकमैन के पथरीले मुक्के पर लगी, जिससे पत्थर से पत्थर टकराने की तेज चटकने वाली आवाज निकली। वीर के मुक्के से रॉकमैन की विशाल मुट्ठी और बांह टूट गई, जिससे चट्टान के टूटे हुए टुकड़े उनके चारों ओर रेत में बिखर गए। वीर ने तेजी से अपना मुक्का मारा और रॉकमैन को बार बार मारा। कुछ वार के बाद रॉकमैन का शरीर टीलों पर मलबे के अलावा कुछ नहीं रह गया था। सेनोजेनिक ड्यूक क्लास के रॉक डेमन का शिकार किया गया। इस एलियन का कोई भी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुआ। इसका जेनोजेनिक जीन पाने के लिए इस एलियन के बॉडी से जेनोजेनिक जीन मटेरियल निकाले। वीर को कोई नई बीस्ट सोल नहीं मिली, लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उसने अपने गिरे हुए दुश्मन के मलबे को तब तक खंगाला जब तक कि उसे मिट्टी के रंग का एक क्रिस्टल नहीं मिला। टाइटल: स्ट्रेंज मेटल वुल्फ। वीर ने तेजी से अपना मुक्का मारा और रॉकमैन को बार बार मारा। कुछ वार के बाद रॉकमैन का शरीर टीलों पर मलबे के अलावा कुछ नहीं रह गया था। सेनोजेनिक ड्यूक क्लास के रॉक डेमन का शिकार किया गया। इस एलियन का कोई भी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुआ। इसका जेनोजेनिक जीन पाने के लिए इस एलियन के बॉडी से जेनोजेनिक जीन मटेरियल निकाले। वीर को कोई नई बीस्ट सोल नहीं मिली, लेकिन इससे उसे कोई परेशानी नहीं हुई। उसने अपने गिरे हुए दुश्मन के मलबे को तब तक खंगाला जब तक कि उसे मिट्टी के रंग का एक क्रिस्टल नहीं मिला। जैसे ही वीर ने उस जेनोजेनिक जिन को अपने हाथों में उठाया, उसके दिमाग में एक घोषणा गूंज उठी। ड्यूक क्लास का जेनोजेनिक रॉक डेमन का जीन मटेरियल प्राप्त हुआ। वीर ने उस क्रिस्टल को उठाया और रेगिस्तान में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब जब जेड स्किन का पहला जीन लॉक खुला था, तो वह ग्रह से ही शक्ति उधार ले सकता था। ये क्षमता काफी उपयोगी साबित हो रही थी। वह प्लैनेट किंग कॉन्ग पर खड़ा था और उसने रॉक डेमन को मार गिराने पर खर्च की गई ऊर्जा वापस पाली। वीर 100 मील चला और उस पूरे समय के दौरान उसे केवल 2 रॉक डेमन का सामना करना पड़ा। सेनोजेनिक एलियन इस प्लैनेट पर अत्यंत दुर्लभ थे, लेकिन उसके कारण जोखिम की संभावना बहुत कम थी। वीर को जो चाहिए था उसे इकट्ठा करने में अभी और समय लगने वाला था। वीर बहुत तेजी से उड़ सकता था, इसलिए उसने चीजों को थोड़ा तेज करने के लिए हवा में उड़ान भरी। वह रेगिस्तान में तब तक यात्रा करता रहा जब तक कि उसने अपने सामने एक काले कोहरे से घिरे हुए क्षेत्र को नहीं देखा। वीर ने सोचा कि यह रेत का तूफान या काले बादलों का जमावड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो सही नहीं लग रहा था। असल में वास्तविक बादल या रेतीले तूफान बनाने के लिए इस प्लैनेट का वातावरण बहुत पतला था। काला कोहरा करीब आ गया और वीर को एहसास हुआ कि रेत से बना होने के बजाय ये वास्तव में पत्थर की मक्खियों का एक विशाल बादल था। पत्थर की मक्खियां बिल्कुल सामान्य मक्खियों की तरह दिखती थीं, लेकिन उनका शरीर काले पत्थर से बना था। वे एक सामान्य निम्न स्तरीय जेनोजेनिक थे जिन्हें आमतौर पर प्लैनेट किंग कॉन्ग पर रहने के लिए जाना जाता था। वे इस ग्रह पर एकमात्र ऐसे जेनोजेनिक्स थे जो एक समूह में हमला कर सकते थे। डोन 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 उन्हें मारना व्यर्थ था। अधिकांश पत्थर की मक्खियां बैरन क्लास की थीं, और इस ग्रुप में ऐसी पत्थर की मक्खियां मिलना जो विस्काउंट क्लास की हो, ये बहुत दुर्लभ था। किसी भी रॉयल गार्ड को पत्थर की मक्खियां यानी स्टोन फ्लाई के जेनोजेनिक जीन की परवाह नहीं थी।
जैसे ही पत्थर की मक्खियां करीब आई, वीर ने उनके बीच से एक अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था मानो कीड़ों के काले चक्रवात के बीच कोई बड़ी चीज मंडरा रही हो। वहां पत्थर की मक्खियां इतनी अधिक थीं कि वे काले बादल की तरह जमीन पर लटकी हुई थीं। परिणाम स्वरूप वीर यह नहीं देख सका कि भीतर क्या है। ये वास्तव में पत्थर की मक्खियों की एक आश्चर्यजनक संख्या थी। प्लेनेट किंग कॉन्ग के इतिहास के अनुसार उनमें से इतनी संख्या को देखना आम बात नहीं थी। वे यहाँ क्यों हैं? उन्हें यहाँ किस चीज ने खींचा? वीर को आश्चर्य हुआ। वीर ने अपना किंग क्लास का गैलेक्टिक लॉबस्टर आर्मर पहन रखा था, जो उसे किंग क्लास वाले एलियनों से भी बचाएगा। वीर को अपने सामने मौजूद कीड़ों की चिंता नहीं थी, इसलिए वह सीधे पत्थर मक्खियों की भीड़ में चला गया। वह देखना चाहता था कि उसे बीच में क्या मिलेगा। यहाँ तक कि अगर कोई किंग क्लास जेनोजेनिक होता तो भी वीर काले बादल के भीतर उससे लड़ने में सक्षम होता। यदि वह किंग क्लास जेनोजेनिक को मार सकता है तो उसका जेनोजेनिक जीन भी उसके लिए एक बड़ा इनाम होगा। झुंड के भीतर पत्थर की मक्खियों की संख्या वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाली थी। वीर झुंड के बीच से गुजर रहा था और जब पत्थर की मक्खियों ने उसके कवच पर हमला किया तो ऐसा लगा मानो तूफान आ गया हो। हालांकि पत्थर की मक्खियां उस पर हमला करने की कोशिश नहीं कर रही थीं। उनमें से बस इतने सारे थे कि वे गलती से वीर के कवच से टकरा गए। वीर ने पत्थर की मक्खियों के बीच से अपना रास्ता बनाया और थोड़ी देर बाद उसने अपने सामने एक धुंधली छाया देखी। वह छाया के जितना करीब गया, पत्थर की मक्खियां उतनी ही अधिक थीं। वह छाया जल्द ही 4 पैरों वाले एक एलियन में बदल गई। यह एक बाघ या शेर जैसा दिखता था, लेकिन वह छाया पत्थर की मक्खियों द्वारा इतनी अस्पष्ट थी कि वीर उसकी त्वचा का 1 इंच भी नहीं देख सका। एक मोटी रूपरेखा के अलावा उस एलियन का रूप छिपा हुआ था। वीर केवल ये बता सका कि यह 20 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा था। जेनोजेनिक एलियन अब कंबल ओढ़े पत्थर की मक्खियों के नीचे आ रहा था। पत्थर की मक्खियां उसके चारों ओर उग्रता से दौड़ने लगीं। जेनोजेनिक एलियन वीर के करीब से गुजरा, लेकिन वह उस पर हमला करने की इच्छा का कोई संकेत दिखाए बिना चलता रहा। वीर ने भौहें चढ़ा लीं। उसने अपना पैर हवा में मारा और उसके चारों ओर एक पेट्रीफाई शॉकवेव फैल गई। यद्यपि स्टोन एलिमेंट जेनोजेनिक्स में पेट्रिफिकेशन की शक्तियों के लिए एक मजबूत प्रतिरोध था, लेकिन पत्थर की मक्खियां वीर के हमले का सामना करने के लिए बहुत निचले स्तर की थीं। वीर की पेट्रीफाई शॉकवेव फैल गई, जिससे संपर्क में आने वाली कई पत्थर की मक्खियां पेट्रीफाई हो गईं और वे आकाश से नीचे गिर गई। जेनोजेनिक एलियन के ऊपर मंडरा रही पत्थर की मक्खियां भी पेट्रीफाई हो गई और वे एक एक करके जमीन पर गिरने लगी। जैसे जैसे वह प्राणी चलता गया, उसका असली चेहरा सामने आता गया। ये ब्लू मेटल से बना एक भेड़िया था, लेकिन किसी कारण से ये गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस एलियन के पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। पत्थर की मक्खियां भेड़िए के चारों ओर झुंड बनाकर उसके शरीर से रिस रहे नीले खून को खाने की कोशिश कर रही थीं। तभी ब्लू मेटल का भेड़िया अचानक 2 बार खांसा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वह काटता रहा। उसके मुंह से खून की धारियां लटकती रहीं। कई पत्थर की मक्खियां उसके सिर के चारों ओर भिनभिना रही थीं, जो स्पष्ट रूप से नीले खून से खींची गई थी, जो अब रेत को दागदार कर रही थी। वीर ने शॉकवेव की एक और लहर भेजी, लेकिन पत्थर की मक्खियों की भीड़ हमले की पहुंच से बहुत दूर तक फैल गई। कुछ सेकंड बाद वे एक बार फिर ब्लू मेटल के भेड़िए के शरीर को ढकने के लिए नीचे उतरी। ब्लू मेटल के भेड़िए का बमुश्किल पत्थर की मक्खियों पर ध्यान गया। ये बिना आराम किए केवल चलता रहा। उसके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम रेत में एक विशाल पंजे का निशान छोड़ गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं एक घायल किंग क्लास के जेनोजेनिक से मिला हूँ। ये हाफ देवता क्लास का भी हो सकता है। वीर बहुत खुश था।
ब्लू मेटल का भेड़िया बुरी तरह से घायल लग रहा था और वीर का मानना था कि वह इतना कमजोर था कि उसे आसानी से मारा जा सकता था। उसने अपना थंडर गॉड स्पाइक और घोस्ट टीथ नाइफ निकाला। वह घायल मेटल के भेड़िए पर हमला करने जा रहा था। जैसे ही वीर हमला करने वाला था, उसने आसमान से एक चीख सुनी। वह डरावनी चीख उसके ऊपर किसी बिंदु से फैल रही शॉकवेव की तरह थी। उस भयंकर चीख के दबाव में अनगिनत पत्थर की मक्खियां फट पड़ी। कुछ ही क्षणों में पूरे आकाश को ढकने वाली कीड़ों की भीड़ धूल के झोंके की तरह इधर उधर बिखर गई और वहां कुछ नहीं रह गया। वीर की आंखें चौड़ी हो गईं। एक स्टोन ड्रैगन अपने पंख फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ रहा था। वह घायल मेटल भेड़िए की ओर नुकीले पंजे बढ़ाते हुए आकाश से नीचे झपटा। स्टोन ड्रैगन का शरीर काले जैड जैसा दिखता था। इसके पंख नुकीले पत्थर के ब्लेड की तरह हवा को काटते रहे और ये चमकदार रोशनी से चमकते रहे। यह एक अजीब दृश्य था। एक और किंग क्लास का स्टोन ज़ेनोजेनिक। वीर की भौहें सिकुड़ गई और उसने अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया। उसने विशाल मेटल के भेड़िए को देखा और खुद को लड़ने के लिए तैयार कर लिया। मुझसे मेरा शिकार चुराने की कोशिश कर रहा है इसकी तो मैं तुमको अभी बताऊंगा कि तुम्हारे पास वह नहीं है जो इसके लिए आवश्यक है। वीर ने मन ही मन बोला। स्टोन ड्रैगन ब्लू मेटल भेड़िए के सिर की ओर बढ़ा, लेकिन वीर ने अपने हथियार स्थिर कर लिए और गतिहीन रहा। जबकि ब्लू मेटल के भेड़िए को भयानक चोटें लगी थी, फिर भी उसमें काफी ताकत थी। ये जल्दी से मरने वाला नहीं था। इसलिए वीर ने योजना बनाई कि अपना हमला शुरू करने से पहले स्टोन ड्रैगन और मेटल भेड़िए को कुछ देर के लिए आमने सामने छोड़ दिया जाए। स्टोन ड्रैगन नीचे उतरा। इसके प्रभाव क्षेत्र ने ब्लू मेटल के भेड़िए को ढक लिया और भेड़िए के शरीर पर पत्थर के निशान दिखाई देने लगे। जाहिरा तौर पर स्टोन ड्रैगन के पास पेट्रिफिक्शन की क्षमता थी और इसके प्रभावों को देखते हुए ये कौशल स्टोन काउ के पेट्रिफिक्शन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। ब्लू मेटल के भेड़िए ने वीर की पेट्रिफिक्शन शॉकवेव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, लेकिन स्टोन ड्रैगन के हमले ने भेड़िए के शरीर पर पत्थर के निशान बिखेर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि यह हमला भेड़िए के घावों में और भी गहरे तक समा गया है, क्योंकि एलियन की चोटों के आसपास पत्थर बनने और जमने लगे थे। स्टोन ड्रैगन के पंजे भेड़िए की गर्दन को पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़े। ब्लू मेटल भेड़िया अपना सिर नीचे किए हुए था। इसने अपने स्वयं के किंग क्लास के प्रभाव क्षेत्र का उपयोग नहीं किया, लेकिन जब स्टोन ड्रैगन के पंजे उसके सिर के आसपास बंद हो गए, तो भेड़िए ने अपना सिर उठाया। पत्थर के ड्रैगन के पंजे भेड़िए के चेहरे पर टकराए, लेकिन मेटल के भेड़िए की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ड्रैगन के पंजे भेड़िए की त्वचा को छेदने में असमर्थ थे। तत्पश्चात ब्लू मेटल के भेड़िए ने स्टोन ड्रैगन के पंखों को इतनी ताकत से काटा कि उन्हें तुरंत फाड़ दिया गया। वीर ने स्टोन ड्रैगन को चिल्लाते हुए सदमे में देखा। ब्लू मेटल के भेड़िए ने आवाज नहीं की, ये बस अपने पंजों और नुकीले दांतों से जंगली हो गया। एक क्षण बाद किंग क्लास का स्टोन ड्रैगन को नीले मेटल के भेड़िए ने फाड़ दिया। वहां हर जगह स्टोन ड्रैगन के किंग क्लास का ब्लड बिखर गया। एक बार जब स्टोन ड्रैगन को चीर दिया गया, तो ब्लू मेटल का भेड़िया रुक गया और उसके पत्थर के निशान फीके पड़ गए। स्टोन ड्रैगन की शक्तियों का अब भेड़िए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मेटल के भेड़िए ने ड्रैगन के शरीर को और भी अंदर तक फाड़ दिया और ड्रैगन की रीढ़ की हड्डी को ढूंढकर बाहर निकाल दिया। वीर ने अनुमान लगाया कि यह ड्रैगन का ज़ेनोजेनिक जीन था। उस एलियन ने उसे थोड़ा चबाया, फिर एक ही घूंट में निगल लिया। स्टोन ड्रैगन के शरीर पर दूसरी नजर डाले बिना भेड़िया अब वापस आगे बढ़ने लगा। वीर स्तब्ध रह गया। ब्लू मेटल के भेड़िए ने किंग क्लास के प्रभाव क्षेत्र का भी उपयोग नहीं किया था और उसने अभी भी किंग क्लास के स्टोन ड्रैगन को आसानी से मार डाला था। इसमें जो ताकत थी वह भयावह भी थी और परेशान करने वाली भी।
वीर शुरू में भेड़िए की घायल अवस्था का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन एलियन की क्रूरता को टाइटल वीर वेंट इनसाइड द लावा। वीर शुरू में भेड़िए की घायल अवस्था का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन एलियन की क्रूरता को देखने के बाद उसने यह विचार छोड़ दिया। यह एलियन अवश्य ही एक म्यूटेंट किंग क्लास का जेनोजेनिक होगा, वीर ने मन ही मन सोचा। लेकिन वीर को एक बात समझ नहीं आया कि ब्लू मेटल का भेड़िया बहुत मजबूत था और उसने स्टोन ड्रैगन के साथ अपनी संक्षिप्त लड़ाई के दौरान अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। और किंग क्लास का स्टोन ड्रैगन भी भेड़िए के मेटल बॉडी को छेदने में असमर्थ था, और पेट्रीफाई होने के बाद भी भेड़िया ठीक होने में सक्षम हो गया था। इसका मतलब ये था कि इसमें प्रभावशाली उपचार शक्तियां थीं। ये किसी भी मीट्रिक के हिसाब से एक डरावना जेनोजेनिक था। हालांकि इसमें ऐसे घाव थे जिन्हें ये ठीक नहीं कर पा रहा था। इससे खून बहता रहा, जिससे वीर को आश्चर्य हुआ कि इसकी ऐसी हालत कैसे हुई होगी। वॉरियर्स पैराडाइज सिस्टम पर वह जो जानकारी एकत्र करने में सक्षम था, उसके अनुसार वहां उस सिस्टम में देवता क्लास के एलियन मौजूद थे। लेकिन प्लैनेट किंग कॉन्ग पर रहना उनके लिए अनसुना था। क्या प्लैनेट किंग कॉन्ग किसी देवता क्लास वाले जेनोजेनिक्स का घर है जिसे अभी तक खोजा नहीं जा सका है? वीर हैरान था। वह संभवतः किंग क्लास जेनोजेनिक्स के खिलाफ खुद को संभाल सकता था, लेकिन उसके लिए एक देवता क्लास वाले के खिलाफ जाना असंभव होगा। ब्लू मेटल के भेड़िए को रेगिस्तान में गहराई तक जाते देखकर वीर एक पल के लिए झिझका। अंततः उसने ब्लू मेटल वाले भेड़िए का अनुसरण करने का निर्णय लिया। वह देखना चाहता था कि भेड़िया कहाँ जा रहा है। वीर ने सोचा कि अगर ब्लू मेटल का भेड़िया सच में मर रहा है, तो उसके मरने के बाद भी उसकी लूट का दावा करने का मौका हो सकता है। ब्लू मेटल का भेड़िया रेगिस्तान में चलता रहा। अपनी ताकत के बावजूद वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिसे वीर अब उसे कम नहीं आंकने वाला था, क्योंकि उसने एलियन को हरकत में देखा था। यदि वह तेजी से आगे बढ़ना चाहता, तो वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता था। ब्लू मेटल का भेड़िया जहां भी गया, पत्थर की मक्खियों के अलावा सभी जेनोजेनिक भाग गए। कोई भी एलियन उस विशाल भेड़िए के करीब नहीं रहना चाहता था। हालांकि पत्थर की मक्खियां पास ही रहीं। वे ब्लू मेटल के भेड़िए के पास इकट्ठे हुए और उसे घेर लिया, उसके घावों को ढांक दिया और उसका खून पी लिया। ब्लू मेटल के भेड़िए ने उन्हें मारने की योजना नहीं बनाई थी। वह अपने रास्ते पर चलता रहा, रेगिस्तान के सुदूर इलाकों में आगे बढ़ता रहा। वीर ने 70 से 80 सार्वभौमिक घंटों तक इसको फॉलो किया। आखिरकार ब्लू मेटल का भेड़िया एक जगह रुक गया। उनके सामने की घाटी भव्य तो थी, लेकिन अव्यवस्थित भी थी और उसके पत्थर से पानी नहीं बहता था। इसके बजाय लावा का प्रवाह घाटी से होकर बह रहा था। ब्लू मेटल के भेड़िए ने एक पल के लिए लावा की धारा को देखा, फिर सीधे लावा में छलांग लगा दी। छप छप, ब्लू मेटल का भेड़िया लावा में कूद गया, जिससे दर्जनों मीटर ऊंची लहरें उठी। लावा धारा के किनारों पर फैल गया और नीचे उतरते ही इसने काले धुएं और आग का गुबार छोड़ा। वीर बड़ी घाटी के चारों ओर धीरे धीरे उड़ गया। ब्लू मेटल का भेड़िया लावा में कूदने के बाद जल्दी से गायब हो गया। यह ऐसा था मानो एलियन डूब गया हो, क्योंकि वह अब उसे नहीं देख सकता था। ये अजीब है। ब्लू मेटल का भेड़िया ऐसा नहीं लग रहा था कि वह फायर एलिमेंट से जुड़ा हो। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि लावा उसका प्राकृतिक घर हो, लेकिन यदि नहीं, तो उसे यहाँ क्या लाएगा? शायद एलियन ने वास्तव में सोचा था कि वह मर रहा है, इसलिए वह दूसरों को उसके अवशेष खाने से रोकने के लिए लावा में कूदकर चीजों को यहीं समाप्त करना चाहता था। ये सही नहीं हो सकता। लावा में जेनोजेनिक्स अवश्य होना चाहिए। भेड़िया अपने शरीर को हमेशा के लिए लावा में नहीं रख सकता। बता, वीर ने सोचा कि यह बहुत अजीब था। वीर ने चारों ओर देखा
और अंततः उसने देखा कि लावा पत्थर जैसे दिखने वाले सांपों का घर था। हालांकि वे उस जगह के करीब नहीं गए जहां ब्लू मेटल का भेड़िया कूद गया था। इसका वास्तव में वीर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह बस उत्सुक था। क्या हो रहा है ये जानने की उसकी इच्छा एक खुजली की तरह थी जिसे वह खरोंच नहीं सकता था। वह यूं ही नहीं जाना चाहता था। वीर ने ब्लू मेटल के भेड़िए के फिर से उभरने की प्रतीक्षा करते हुए पास के एक ज़ेनोजेनिक को मार डाला। जहां भेड़िया गायब हो गया था, वहां से वह बहुत दूर नहीं गया। लगभग 4 दिन बीत गए और लावा धारा शांत रही। इससे वीर उदास हो गया। वीर लावा में गोता लगाकर करीब से देखना चाहता था, लेकिन वह कोई निर्णय नहीं ले सका। लावा की उस भूमि में कई ज़ेनोजेनिक्स रहते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस विशिष्ट क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं की। शायद वे ब्लू मेटल के भेड़िए से डरे हुए थे, या हो सकता है कि नीचे कुछ अजनबी चीज भी हो। तभी वीर ने अपने सामने मौजूद रॉक स्नैक पर हमला किया। ज़ेनोजेनिक नाइट क्लास के रॉक स्नैक का शिकार किया गया। इस एलियन का कोई भी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुआ। इसका ज़ेनोजेनिक जीन पाने के लिए इस एलियन के बॉडी से ज़ेनोजेनिक जीन मटेरियल निकाले। वीर ने एक रॉक स्नैक को मार डाला, क्योंकि आसपास कोई अन्य ज़ेनोजेनिक्स नहीं था। यह आखिरी ज़ेनोजेनिक था जिसे वह मारने के लिए ढूंढ सका, और यह केवल एक नाइट क्लास का था। वीर ने अपने दांत पीस लिए और लावा के क्षेत्र में वापस चला गया। उसने अनुमान लगाया कि वहां इंतजार करने से समय की बर्बादी होगी, इसलिए अब उसे 2 विकल्पों में से एक को चुनना होगा। वह उस स्थान को छोड़ सकता था और शिकार करना जारी रख सकता था, या वह लावा में प्रवेश कर सकता था और देख सकता था। अपनी जिज्ञासा के कारण वीर दूसरे विकल्प के साथ गया। उसने अपना गैलेक्टिक लॉबस्टर आर्मर पहना और अपनी प्रोफेसर मंत्रा की आभा को सक्रिय किया, और फिर लावा के अंदर चला गया। प्लैनेट किंग कॉन्ग के पत्थर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक था, इसलिए लावा स्वयं अविश्वसनीय रूप से गर्म था। वीर ने अपना गैलेक्टिक लॉबस्टर कवच पहन रखा था और उसकी जेड स्किन भी अपनी फुल पावर के साथ काम कर रही थी। लेकिन फिर भी उसे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी त्वचा झुलस रही है। सौभाग्य से वो गर्मी सहन कर सका। झिझकते हुए वह लावा में गहराई तक उतर गया। लावा पानी की तरह पारदर्शी नहीं था, इसलिए सतह के नीचे आते ही उसकी आंखें बेकार हो गईं। इसके बजाय उसे अपने परिवेश की जांच करने के लिए अपने प्रोफेसर मंत्रा की आभा का उपयोग करना पड़ा। लावा की धारा सतह से उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक विशाल थी। थोड़ी देर तक तैरने के बाद वीर को अभी भी घायल ब्लू मेटल भेड़िया नहीं मिला था। वह लावा का दूर तक का क्षेत्र भी नहीं देख सका। यह ऐसा था जैसे वह एक अंतहीन समुद्र के बीच में खो गया हो। वीर ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन 1 मिनट के बाद प्रोफेसर मंत्रा की आभा ने पास के लावा में तैरते हुए एक एलियन को देखा। नहीं, ये सिर्फ एक नहीं था। वीर को तुरंत एहसास हुआ कि लावा के माध्यम से कई ज़ेनोजेनिक्स तैर रहे थे। वह स्टोन ड्रैगन से घिरा हुआ था जो कम से कम 100 मीटर लंबे थे। वे सभी लावा में एक साथ खेल रहे थे। वीर उनकी उपस्थिति को भयावह विस्तार से महसूस कर सकता था। कम से कम वे सभी किंग क्लास के थे, और उनमें से बहुत सारे थे। वीर ने कम से कम 1 दर्जन को महसूस किया। सौभाग्य से स्टोन ड्रैगन को वीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शायद वह बहुत छोटा था, और इसलिए वह उनका ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ था। 1000 मीटर लंबा रॉक ड्रैगन आसानी से वीर के पास से गुजर गया। तभी वीर ने एक छोटी छिपकली की तरह उस बड़े स्टोन ड्रैगन के शरीर पर कूदने का फैसला किया। उसने स्टोन ड्रैगन की त्वचा को पकड़ लिया और उसे खुद को आगे ले जाने दिया। उस अंतहीन लावा समुद्र में एक घायल ब्लू मेटल के भेड़िए को ढूंढना अब एक यथार्थवादी लक्ष्य जैसा नहीं लग रहा था। हालांकि यदि स्टोन ड्रैगन गिरोह शत्रुतापूर्ण नहीं था, तो चारों ओर देखने के लिए स्टोन ड्रैगन का उपयोग करना एक अच्छा विचार प्रतीत होता था।
स्टोन ड्रैगन कुछ देर तक लावा में तैरता रहा और अंततः वह लावा की गहराई तक चला गया। लावा के समुद्र में उनके चारों ओर तापमान बढ़ गया और वीर को ऐसा लगा जैसे उसकी त्वचा जल रही हो। सौभाग्य से स्टोन ड्रैगन के स्केल अच्छे थे। वे लावा के तापमान के अनुसार नहीं बदल रहे थे और उनके खिलाफ खुद को दबाने से वीर को काफी बेहतर महसूस हुआ। उस लावा समुद्र में कई ज़ेनोजेनिक्स थे। वे सभी या तो फायर या स्टोन एलिमेंट के थे, लेकिन जब उनका सामना ड्रैगन गिरोह से हुआ तो वे सभी एक तरफ चले गए। कोई भी एलियन उस स्टोन ड्रैगन के साथ लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी कहीं भी ब्लू मेटल के भेड़िए का कोई निशान नहीं दिख रहा था। इसने वीर को आश्चर्यचकित कर दिया। ये स्थान ब्लू मेटल के भेड़िए के लिए उपयुक्त नहीं है, वो यहाँ क्यों आएगा? जैसे ही वीर ने सवाल पर विचार किया, उसे अचानक अपने ऊपर दबाव की लहर महसूस हुई और फिर वह जलन तुरंत गायब हो गई। वीर ने देखा कि सारा लावा खत्म हो गया था। उसने अपनी आंखें खोली और जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। टाइटल: मीटिंग एन ओल्ड फ्रेंड। कहीं भी ब्लू मेटल के भेड़िए का कोई निशान नहीं दिख रहा था। इसने वीर को आश्चर्यचकित कर दिया। ये स्थान ब्लू मेटल के भेड़िए के लिए उपयुक्त नहीं है, वो यहाँ क्यों आएगा? जैसे ही वीर ने सवाल पर विचार किया, उसे अचानक अपने ऊपर दबाव की लहर महसूस हुई और फिर वह जलन तुरंत गायब हो गई। वीर ने देखा कि सारा लावा खत्म हो गया था। उसने अपनी आंखें खोली और जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। जलता हुआ लावा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा ऊपर की ओर उठा हुआ था। इसने अब लावा से भरा आसमान बनाया और लावा के आसमान के नीचे एक आइलैंड था, जिसे आप देखने से ऐसा मानेंगे कि आप अपने सपने में कोई ड्रीमी आइलैंड देख रहे हैं, क्योंकि वहां उस आइलैंड पर तालाब, पहाड़, फूल और पेड़ थे। उसके चारों ओर सफेद बादल मंडरा रहे थे। ये स्वर्ग के टुकड़े जैसा लग रहा था। उस आइलैंड के बीच में एक झील थी, जो एक विशाल गर्म झरने की तरह भाप बन रही थी। ब्लू मेटल का भेड़िया झील के अंदर स्नान कर रहा था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत थका हुआ था और मानो इस आइलैंड पर आना उसके लिए बहुत जरूरी छुट्टी हो। स्टोन ड्रैगन अब भी उस आइलैंड के चारों ओर उड़ रहे थे। वे भी झील में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन वे बहुत डरे हुए लग रहे थे। इसके बजाय वे मेटल के भेड़िए पर दहाड़ते रहे। ब्लू मेटल के भेड़िए ने शोरगुल वाले ड्रैगन को नजरअंदाज करते हुए संतुष्ट होकर अपना स्नान जारी रखा। वीर देख सकता था कि ब्लू मेटल वाले भेड़िए के घाव लगभग ठीक हो गए थे। झील में बिताए दिनों के बाद ऐसा लग रहा था कि वह लगभग पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। क्या उस झील का पानी चीजें ठीक कर सकता है? वीर ने उस झील की ओर देखा। झील बहुत साफ दिख रही थी और वह इसके केंद्र में झरने के पानी को उबलता हुआ देख सकता था। भाप भरी हवा उठ रही थी, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ खास पता नहीं चल सका। झील पहाड़ों, पेड़ों और लताओं से घिरी हुई थी। बादलों के बीच कुछ फूल खिल रहे थे। यदि यहाँ का आसमान लावा का नहीं होता तो ये किसी प्रकार का वेकेशन प्लेस जैसा दिखता। शायद स्टोन ड्रैगन अंततः भेड़िए को परेशान करने में सफल रहे, क्योंकि जीव झील से उठ खड़ा हुआ और उन पर वापस दहाड़ने लगा। स्टोन ड्रैगन सभी हैरान लग रहे थे और वे वापस लावा आकाश की ओर बढ़ गए। उन्होंने लावा के नीचे अजीब आइलैंड छोड़ दिया। जैसे ही वीर ने आइलैंड पर विचार किया, उसने निष्कर्ष निकाला कि यह आइलैंड वह स्थान रहा होगा जहां स्टोन ड्रैगन रहते थे। ऐसा लग रहा था कि ब्लू मेटल के भेड़िए ने इसे उनसे छीन लिया है। शायद इसीलिए उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और ब्लू मेटल का भेड़िया शायद खुद को ठीक करने के लिए आइलैंड पर झील का उपयोग कर रहा होगा। वीर निराश था। ब्लू मेटल वाले भेड़िए के घाव लगभग ठीक हो गए थे। यहाँ तक कि किंग क्लास के स्टोन ड्रैगन भी अब एलियन से डर गए थे
इसलिए वीर के पास कोई मौका नहीं था। वीर ने स्टोन ड्रैगन के शरीर पर अपनी पकड़ छोड़ी और ऊपर के लावा समुद्र से बाहर कूद गया। वह बाहर घाटी में वापस लौटना चाहता था ताकि वह दूसरे जेनोजेनिक्स को मारने के लिए वापस जा सके। वीर ने बाहर निकलने के बाद घाटी के घुमावदार रास्ते का अनुसरण किया। 1000 मील चलने के बाद उसे कुछ और रॉक डायमंड मिले। उसने उन्हें मार डाला और उनके जेनोजेनिक जीन प्राप्त कर लिए, लेकिन उसे अभी भी उनकी बीस्ट सोल्स में से एक भी प्राप्त नहीं हुई थी। अचानक उसने आसमान से एक छाया को नीचे आते देखा। इसने माहौल बिगाड़ दिया और सीधे वीर की ओर बढ़ गया। छाया को देखकर वीर का चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत निकल जाने के इरादे से मुड़ा, लेकिन वह छाया बहुत तेज थी। वह वीर का रास्ता रोकने के लिए सीधे उसके सामने उतरी। क्या तुम मुझे देखकर इतनी जल्दी चले जा रहे हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? वह छाया एक सुंदर महिला गार्ड की थी। वह वीर को देखकर मुस्कुराए। रॉयल गार्ड रेड स्लीव, मैं तुमसे केवल एक बार मिला हूँ। मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। मैं तुम्हें कैसे पसंद नहीं कर सकता? मैं बस सेनोजेनिक्स का शिकार करने की जल्दी में हूँ। यदि तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए तो मुझे अवश्य जाना चाहिए। वीर घूमा और जाने लगा। रेड स्लीव लेडी मुस्कुराए और बोली, मेरे अच्छे छोटे भाई, किंग्स गार्डन में मुझे विश्वास है कि तुमने अपनी बड़ी बहन को पहचान लिया होगा, है ना? तुम ये क्यों कह रही हो? वीर कांप उठा और एक अजीब सी मुस्कान के लिए मजबूर हो गया। वह जानता था कि वह अब और नहीं छिप सकता। वह रेड स्लीव की ओर मुड़ा और उसका शरीर पहले ही बदल चुका था। उसके कान बर्फ जैसे थे और पूंछ लोमड़ी जैसी थी। उसका चेहरा उस चेहरे में बदल गया था जिसे वीर अच्छी तरह से जानता था। ये फॉक्स क्वीन थी। मैंने देखा कि मेरी बहन का चेहरा पहले जैसा ही दिखता है। तुम अब भी बहुत सुंदर लगती हो। तुमको देखकर मैं काफी खुश हुआ। वीर बोलते हुए जबरदस्ती मुस्कुराया, लेकिन उसका मन इस उधेड़बुन में था कि कैसे बचूं। फॉक्स क्वीन इतनी साहसी थी कि उसने खुद को एक एक्सट्रीम किंग जाति की महिला के रूप में प्रच्छन्न किया और इस प्रक्रिया में प्रिंस 14 के करीब पहुंच गई। उसने जरूर कोई बड़ी योजना बनाई होगी। अब जब वीर को पता चल गया था कि वह उनमें से एक थी, तो कोई रास्ता नहीं था कि वह उसे जीवित छोड़ने के लिए तैयार होती। वीर ने यह नहीं दिखाया था कि उसने उसे पहले पहचान लिया था, इस उम्मीद में कि उसे एहसास नहीं होगा कि उसने उसे पहचान लिया है। उसने सोचा कि उसे यह पता लगाने में थोड़ा समय लगेगा कि उसने उसका रहस्य जान लिया गया है, और इसलिए उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी उसके पास आएगी। फॉक्स क्वीन का खूबसूरत चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम ये कहकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि मैं तुम्हारी टीचर के हाथों हार गई? तुम मेरी बातों को बहुत गहराई से देख रही हो, मेरी प्यारी बहन, वीर ने हंसते हुए कहा। फॉक्स क्वीन की अभिव्यक्ति बर्फ की तरह थी और उसने कहा, अगर मुझे इतने लंबे समय तक उस कैद में नहीं रखा गया होता तो मैं अब तक काफी मजबूत हो गई होती और तुम्हारी वो टीचर मुझे हरा नहीं पाती। जब मैं अपनी ताकत हासिल कर लूंगी तो मैं उसे मार डालूंगी। स्पष्ट रूप से फॉक्स क्वीन के मन में अपनी हार के कारण अभी भी जाइला के लिए बहुत अवमानना थी। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने नुकसान की काफी परवाह है। यदि तुम अभी भी ठीक हो रही हो तो तुम यहाँ एक्सट्रीम किंग जाति के पास क्यों आई हो? वीर ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। वह उससे जो भी जानकारी प्राप्त कर सकता था प्राप्त करना चाहता था। फॉक्स क्वीन ने उसे एक सुंदर मुस्कान दी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ काम करने की उम्मीद कर रही हूँ। तुम सहयोग करना चाहती हो, लेकिन क्यों? वीर ने असमंजस की दृष्टि से फॉक्स क्वीन की ओर देखते हुए पूछा। बेशक, ताकि हम इनका खजाना चुरा सके। अगर यहाँ खजाना नहीं होता तो मैं एक्सट्रीम किंग जाति के साथ यहाँ क्यों होती?
फॉक्स क्वीन ने वीर के करीब आते हुए कहा। वह वीर के गाल को छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वीर खरगोश की तरह उछलकर 50 मीटर दूर चला गया। वह बहुत सतर्क दिख रहा था। छोटे भाई, लगता है तुम में बहुत साहस नहीं है। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करने का इरादा नहीं है, फॉक्स क्वीन ने हंसते हुए उसे आश्वासन दिया। वीर ने रुखाई से कहा, मैं तो बस एक छोटा सा ड्यूक क्लास वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। फॉक्स क्वीन एक्सट्रीम किंग जाति में घुसने के लिए साहसी थी। वह जो कुछ भी चुराना चाहती थी वह महत्वपूर्ण था। यदि किसी ने एक्सट्रीम किंग जाति को क्रोधित कर दिया, तो एक्सट्रीम किंग के जाति के लोग संभवतः उस व्यक्ति के मित्रों और परिवार को नष्ट कर देगी। भले ही वीर को डर नहीं लगता था, फिर भी उसे प्लैनेट एक्लिप्स पर अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोचना था। साथ ही फॉक्स क्वीन जैसी दुष्ट महिलाएं पूरी तरह से अविश्वसनीय थीं। वह जिसे भी चाहती उसे खुशी खुशी धोखा दे देती। तुम मेरी सहायता करोगे? मैं यहाँ केवल यही बताने के लिए आई थी ताकि तुम तैयार रहो, फॉक्स क्वीन ने कहा। उसका शरीर रेड स्लीव महिला के रूप में वापस आ गया। उसने वीर की ओर हाथ हिलाया और कहा, मैं अब जा रही हूँ। अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो बुरा होगा। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, मेरे अच्छे भाई। उसके बाद फॉक्स क्वीन ने अपनी उंगलियां अपने सेक्सी लाल होठों पर रख दी। उसने वीर को एक फ्लाई किस दिया और फिर उड़ गई। वीर ने भौहें चढ़ा ली। फॉक्स क्वीन उसे देखने और अपना असली रूप प्रकट करने के लिए वहां आई थी। वह स्पष्ट रूप से उसे उसकी असली पहचान उजागर करने के बारे में चेतावनी देने के लिए वहां नहीं आई थी। उसकी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसा नहीं है कि वह मुझे या किसी भी चीज को ब्लैकमेल कर सकती है, लेकिन वह बहुत आत्मविश्वासी लगती है। उसके पास अपने कारण होने चाहिए। वह मुझे धोखा तो नहीं दे सकती है ना? वीर उसके वर्तमान खेल का पता नहीं लगा सका। उसे आश्चर्य हुआ कि वास्तव में किस चीज ने उसे वहां अपना असली रूप उसके सामने उजागर करने के लिए मजबूर किया था। वीर ने फॉक्स क्वीन के विचारों को दूर कर दिया और जेनोजेनिक्स की तलाश में वापस आ गया। जेनोजेनिक्स की उसकी खोज अंततः उसे एक नारंगी पहाड़ पर ले आई। जब वह उस पहाड़ पर उतरा तो उसके बगल में एक दीवार हिलने लगी। ब्लैक मेटल से बना एक एलियन निकला। यह एक गुड़िया यानी डॉल की तरह लग रही थी और यह सीधे दीवार से बाहर चली आई। जैसे ही वह वीर के पास आई, उसका शरीर मशीन की तरह नारीपन से हिलने लगा। एक ड्यूक क्लास की मेटल डॉल। वीर मुस्कुराया। मेटल डॉल प्लैनेट किंग कॉन्ग की विशेष प्रकार की जेनोजेनिक थी। वे बहुत दुर्लभ थे और मेटल की खदानों से दूर किसी को देखना असामान्य था। मेटल डॉल का जेनोजेनिक जीन जेनोजेनिक खजाने का एक अत्यंत दुर्लभ इंग्रेडिएंट था। यह एक ड्यूक क्लास की वस्तु थी, लेकिन ये किंग क्लास जेनोजेनिक खजाने के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट था। मेटल की गुड़िया का शरीर भी एक अच्छा जेनोजेनिक खजाना इंग्रेडिएंट था। इसका पूरा शरीर बहुमूल्य था। वीर को जेनोजेनिक जीन की आवश्यकता थी और एक मेटल की डॉल 1 दर्जन सामान्य ड्यूक क्लास वाले जेनोजेनिक जीन के बराबर थी। एलियन का शरीर अजीब लग रहा था और वह अचानक हिलने लगा। उसकी मुट्ठी बिजली की तरह वीर की ओर चमकी। टाइटल: गेटिंग बीस्ट सोल। वीर को जेनोजेनिक जीन की आवश्यकता थी और एक मेटल की डॉल 1 दर्जन सामान्य ड्यूक क्लास वाले जेनोजेनिक जीन के बराबर थी। एलियन का शरीर अजीब लग रहा था और वह अचानक हिलने लगा। उसकी मुट्ठी बिजली की तरह वीर की ओर चमकी। चीज शायद अजीब लग रही होगी, लेकिन यह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी। कोई सामान्य व्यक्ति इसके आक्रमण पर समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था, लेकिन वीर का प्रतिक्रिया समय सबसे अच्छा था। वह उछला और मेटल डॉल के तेज मुक्की से बच गया।
फिर उसने अपने घोस्ट टीथ नाइफ से पलटवार किया और मेटल डॉल का सिर काट दिया। सेनोजेनिक ड्यूक क्लास के मेटल डॉल का शिकार किया गया। इस एलियन का मेटल डॉल बीस्ट सोल प्राप्त हुआ। इसका जेनोजेनिक जीन पाने के लिए इस एलियन के बॉडी से जेनोजेनिक जीन मटेरियल निकाले। इससे मुझे एक बीस्ट सोल मिली। क्या बात है! लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यह किस टाइप की बीस्ट सोल है। वीर खुश था। उसने अपने सी ऑफ सोल के अंदर बीस्ट सोल की जांच की। ड्यूक क्लास की मेटल डॉल बीस्ट सोल, हेलो टाइप बीस्ट सोल। इससे पहले कि वीर उस बीस्ट सोल को परख पाता, ऊपर से एक तेज आवाज आई। कोई वीर के ठीक बगल में उतरा। वीर अपने बगल वाले आदमी की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसकी उपस्थिति डराने वाली थी और वह निश्चित रूप से एक किंग क्लास वाला था। उस किंग क्लास के रॉयल गार्ड ने उदासीनता से कहा, उस वस्तु को वहीं छोड़ दो और मैं तुम्हें जाने की अनुमति दूंगा। फिर वह मेटल डॉल के अवशेष लेने के लिए आगे बढ़ा। वह मेरे द्वारा शिकार किया गया है। वीर ने मेटल डॉल पर कदम रखा, जिससे वह दूसरे गार्ड की पकड़ से छूट गई। मेटल डॉल वीर के पैरों के नीचे हिल गई, लेकिन ये किंग क्लास के गार्ड के पास नहीं गया। किंग क्लास वाले गार्ड ने हंसी उड़ाई। तुमको वॉरियर्स पैराडाइज सिस्टम में जिसे चाहे मारने और लूटने की अनुमति है। मैं रानी अनुष्का बासु के सम्मान में केवल शिकार ले रहा हूँ, तुम्हारी जान नहीं ले रहा हूँ। यदि तुम्हारा उनसे कोई नाता नहीं होता तो तुमने जो कहा उसके लिए मैं तुम्हें पहले ही मार डालता। मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। तुमने कहा था कि मैं मारा गया होता। मैं देखना चाहूंगा कि क्या ये सच है, वीर ने स्पष्ट रूप से कहा, अभी भी मेटल डॉल के शरीर पर खड़ा रहते हुए। किंग बासु ने अपने बच्चों और पोते पोतियों को लड़ने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उन्हें एक दूसरे को मारने से रोकने के लिए नियम मौजूद हों। उन्हें लोगों की मरने की चिंता नहीं थी। जब तक किंग बासु जीवित थे, कोई भी रॉयल बच्चा अपने साथियों को नहीं मारेगा। लेकिन बच्चों के रॉयल गार्ड्स का जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं था। रॉयल बच्चों के बीच झगड़ों में अक्सर रॉयल गार्ड मारे जाते थे। वॉरियर्स पैराडाइज सिस्टम एक खतरनाक क्षेत्र था। गार्डों ने वहां जेनोजेनिक्स को मार डाला और अन्य गार्डों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा भी की। ये किंग्स गार्डन की तरह नहीं था, जहां हत्या करना मना था। हत्या करके बच निकलने के लिए यह एक आसान जगह होगी। उस किंग क्लास वाले गार्ड की बातें बिल्कुल सही था। अगर उसने वीर को वहां मार दिया तो वह अनुष्का बासु को नाराज कर देगा, लेकिन कोई भी उसे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। वह अभी भी स्वतंत्र होगा। हालांकि वीर पीछे नहीं हटना चाहता था। वह संसाधनों पर दावा करने के लिए एक स्ट्रीम किंग जाति के पास आया था और वह आसानी से हार नहीं मानने वाला था। यदि तुम मरना चाहते हो तो तुम मुझसे बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, किंग क्लास का गार्ड गुर्राया। फिर उसने एक हरा भरा क्षेत्र प्रभाव डाला जिसने कुछ 1000 मीटर की दूरी तय की। हमले की परिधि के अंदर वीर को अब ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पानी में था। दमघोटू शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ सका। स्पष्ट रूप से एओई हमले में वाटर एलिमेंट था जिसने वीर की गतिशीलता को कम कर दिया। वीर ने अपना घोस्ट टीथ नाइफ निकाला क्योंकि उसे अपने चारों ओर पानी की एक श्रृंखला लिपटी हुई महसूस हुई। इसने उसे कसकर बांध दिया था और उसकी बाहें पूरी तरह से नियंत्रित हो गईं। किंग क्लास का गार्ड वीर पर हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उसने बस अपने एओई हमले को वीर को करीब लाने की अनुमति दी। जब वीर को किंग क्लास के गार्ड के सामने तैरने के लिए लाया गया तो उसके हाथ पैर फैले हुए थे। तुम्हें लगता है कि प्रिंस विध्वंसक बासु को पीटने से तुम काफी खतरनाक आदमी बन जाओगे। तुम नादान हो। ड्यूक अभी भी ड्यूक हैं। ड्यूक क्लास और किंग क्लास के बीच सत्ता की खाई वही सामाजिक अंतर है जो राजपरिवार और दासों को अलग करती है। इसमें जमीन आसमान का अंतर है।
यह अंतर ही है जो सितारों और चंद्रमा को अलग करता है, किंग क्लास के गार्ड ने कहा। वह वीर के घोस्ट टीथ नाइफ के पास पहुंचा। उसका इरादा वीर को मारने के लिए उसके ही ब्लेड का इस्तेमाल करने का था। जब किंग क्लास गार्ड घोस्ट टीथ नाइफ के हैंडल तक पहुंचा, तो वीर ने उसी समय जेड स्किन और म्यूटेंट ब्लड को कास्ट किया। उसका मांस लाल हो गया और उसका क्रिस्टल ब्लड पिघल गया। यह अब उबलता हुआ लावा जैसा था जो वीर के पूरे शरीर में फैल रहा था। वीर के शरीर को रोकने वाला पानी पतला हो गया। वह टूटा नहीं बल्कि खींच गया। वीर जो कर रहा था उसे वह रोक नहीं सका। राजशाही को उखाड़ फेंका जा सकता है, आसमान और जमीन उल्टे हो सकते हैं, तारों को स्थानांतरित किया जा सकता है, दिन और रात की अदला बदली की जा सकती है। सब कुछ मेरे हाथ में है। वीर की आवाज स्टील की तरह ठंडी थी। उसने घोस्ट टीथ नाइफ पकड़ लिया और किंग क्लास के गार्ड पर वार कर दिया। टीथ पावर की शक्ति एक गर्जनशील गहरे बैंगनी रंग का डेमन की तरह बन गई। वह आदमी को खा जाने वाला था। तुम सिर्फ एक ड्यूक क्लास वाले हो। तुम कैसे जानते हो कि आकाश कितना घना है? क्या तुमको लगता है कि जमीन हिल सकती है? क्या तुमको लगता है कि तारे और चंद्रमा कितने चमकीले हैं? किंग क्लास का रॉयल गार्ड वॉरियर नहीं हिला। इसके बजाय उसने वीर के पर्पल नाइफ एयर में मुक्का मारा। हरा पंच पानी की तरह था। टीथ पावर के डेमन नाइफ के एयर ने पानी पर प्रहार किया और एक लहर पैदा की। ये बस एक चक्कर था, जैसे समुद्र में पानी की एक बूंद बाकी हिस्सों के साथ एक हो जाना। किंग क्लास गार्ड ने सुनामी की ताकत से वीर पर मुक्का मारा। वीर एक नाव की तरह था जो अशांत समुद्र की उन्मत्त लहरों पर इधर उधर घूम रहा था, जिसे उन शक्तियों ने पकड़ लिया था जो उसे किसी भी क्षण उखाड़ सकती थी और डुबो सकती थी। डॉन! अचानक वीर का बायां हाथ ब्लड स्कॉर्पियन जेड ड्रम से टकराया जो अभी भी उसकी कमर से बंधा हुआ था। वह आवाज बिच्छू के जहरीले डंक की तरह थी और वह किंग क्लास के गार्ड के सिर पर जोर से मार रही थी। गार्ड का चेहरा बदल गया। उसकी हरी रोशनी अभी भी उज्जवल और शक्तिशाली थी, लेकिन वीर के हमले के बारे में कुछ भी करने के लिए उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। ड्रम की ध्वनि सीधे उसके दिमाग में चली गई। किंग क्लास के गार्ड को जोर की खांसी आई। किंग गार्ड चिल्लाया और उसका एओई हमला बाधित हो गया। वीर ने थंडर गॉड स्पाइक निकाला जो उसकी पीठ पर लटका हुआ था। उसने किंग क्लास के गार्ड को सौंप देने के लिए बिजली की शक्ति का उपयोग किया जो अभी भी ड्रम के हमले से चिल्ला रहा था, लेकिन वीर महसूस कर सकता था कि थंडर गॉड स्पाइक कुछ हद तक प्रतिबंधित था। यह ऐसा था जैसे वह इसे गहरे समुद्र के माध्यम से ले जाने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही यह आगे की ओर फिसला, इसे पानी को धीरे धीरे विभाजित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस रोकने वाली शक्ति से गोलियां भी धीमी हो जाएंगी। धिक्कार है, एओई हमला मुझे बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है, वीर ने हताशा में सोचा। इससे पहले कि थंडर गॉड स्पाइक गार्ड के शरीर पर हमला करता, वह आदमी अपना सिर पकड़कर पीछे हट गया। वह वीर के हमले से बचने में सक्षम था। मैंने स्पष्ट रूप से तुमको कम आंका। किंग क्लास के गार्ड ने अपना हाथ खोला और उसकी पकड़ में एक भाला दिखाई दिया। वीर पर बहुत सारी भाला की तरंगे आईं। वीर अभी भी गार्ड के प्रभाव क्षेत्र द्वारा प्रतिबंधित था। उसकी गति धीमी हो गई थी और वह चकमा देने में असमर्थ था। उसने थंडर गॉड स्पाइक उठाया और किंग गार्ड के भाले को पीछे हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने ब्लड स्कॉर्पियन जेड ड्रम को भी फिर से बजाया। डॉन! ड्रम की आवाज गड़गड़ाहट की तरह था और किंग क्लास के गार्ड को अपनी रक्षा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना पड़ा। वह ब्लड स्कॉर्पियन जेड ड्रम के हमले को रोकने में सक्षम था। वीर के हाथ में थंडर गॉड स्पाइक भाला से टकरा गया। चांदी की बिजली और हरी रोशनी एक दूसरे के सामने आई, लेकिन बिजली को पीछे नहीं हटाया गया। इसने भाला को हिट किया।
किंग क्लास के गार्ड को कट लगते ही जोरदार चीख निकल गई। उसने अपने हाथ से भाला लगभग गिरा दिया था, लेकिन वह लंबे समय तक लकवाग्रस्त नहीं रहा और वह जल्द ही ठीक हो गया। जब वह लकवाग्रस्त था तब वीर उसे स्पाइक करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वीर के हमलों से किंग क्लास गार्ड हैरान रह गया। ये भयावह था कि एक ड्यूक क्लास वाला, जो अभी भी किंग क्लास वाले के प्रभाव क्षेत्र में डूबा हुआ था, इतना खतरनाक हो सकता था। वीर चिंतित था। नाइट रिवर किंग की तुलना में किंग गार्ड स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत था। गार्ड ने 2 बार वार किया था, लेकिन उसने अभी तक वीर को नहीं मारा था। किंग क्लास गार्ड वीर को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख रहा था। उसकी आंखें तेज देख रही थीं, और उसका भाला एक ड्रैगन की तरह था जो वीर की ओर इशारा कर रहा था। वह वीर को थंडर बॉर्ड स्पाइक से उसे छूने देने को तैयार नहीं था। वीर का शरीर अभी भी एओआई हमले से बंधा हुआ था और गार्ड अब सावधान हो रहा था। यह एक गंदी लड़ाई होने वाली थी। गार्ड ब्लड स्कॉर्पियन जेड ड्रम और थंडर बॉर्ड स्पाइक से बच रहा था। वह खुद को किसी भी हथियार के संपर्क में लाने से सावधान था और इसी तरह वीर ने उनके गतिरोध को बनाए रखा।